हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फिज़िक्स फॉर एवरीवन। ये जो हमारी सीरीज़ रहने वाली है, जैसा आपको पता है एनवीएस की नोटिफिकेशन आ गई है, तो हम उसी के लिए यहाँ पे प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये हम सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, उसका ये लेक्चर 1 है, ठीक है। ये सीरीज़ आगे हम कंटिन्यू करेंगे। हम बेसिकली क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, बेसिक लेवल से हाई लेवल तक जाएंगे और क्वेश्चंस के थ्रू ही हम कंसेप्ट को भी सीखेंगे, उनके फॉर्मूलेस भी सीखेंगे क्या है, ठीक है। तो जो आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है, आपने सिलेबस देख लिया होगा एनवीएस का। तो जो आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है उसमें मैक्सिमम सिलेबस जो है वो +1 +2 का है। कुछ टॉपिक्स उसमें बीएससी के भी हैं, जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स के टॉपिक्स हैं, उसमें बीटाट्रॉन वगैरह से, ये सिंटिलेशन काउंटर, जीएम काउंटर, ये सब टॉपिक्स हैं जो न्यूक्लियर फिजिक्स में ऐड किए हुए हैं। वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, उन पे एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगी। सो अभी जो है, हमें मतलब बेसिक से लेके चलना पड़ेगा। और एनवीएस का एग्ज़ाम आपने पहले देखा भी होगा, +1 +2 लेवल का भी, उसमें बहुत कुछ आता है। तो हम उसी पे बेस्ड एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट हम आज इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का सेशन शुरू कर रहे हैं। दिस इज लेक्चर 1। सो लेट्स स्टार्ट। So here question first is, the mobility of charge carrier can be expressed in the units of. So first of all you should know mobility होती क्या है। मोबिलिटी क्या होती है, देखो, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर की यूनिट पूछी है, तो मोबिलिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सेकंड यूनिट, 12th क्लास सेकंड यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम डिस्कस करते हैं मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। इट इज़ द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड्स। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी चाहे कोई भी हो, उसकी यूनिट क्या आएगी, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर हम एसआई में ले रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं जो हमारे चारों ऑप्शन है वो एसआई में गिवन है, तो हम एसआई में ही ले रहे हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी या कोई भी वेलोसिटी हो, उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट देखो, न्यूटन पर कूलम भी होती है, वोल्ट पर मीटर भी होती है। अब यहाँ पे जो हमारे ऑप्शंस बन रहे हैं वहाँ पे वोल्ट यूज़ हो रहा है, तो हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की कौन सी यूनिट यूज़ करेंगे, वोल्ट पर मीटर। तो क्या आ जाएगा, देखो, ये मीटर -1 है, नीचे ऊपर जाएगा तो इट विल बी मीटर स्क्वायर, नीचे वोल्ट, और सेकंड ऊपर -1 है, नीचे आके वोल्ट सेकंड बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय वोल्ट सेकंड। सो ऑप्शन ए हेयर विल बी द करेक्ट ऑप्शन, मीटर स्क्वायर बाय वोल्ट सेकंड। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन हेयर। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. This is our second question. The Ohm's law can also be expressed as, four options are given. We all know Ohm's law क्या होता है, V is equal to IR. V is equal to IR, ठीक है। तो I क्या हो जाएगा यहाँ से, V by R हम लिख सकते हैं। बोथ साइड A से डिवाइड कर दो, तो हमारे पास आ जाएगा I by A विल बी इक्वल टू V by RA, ठीक है। नाउ V को हम और कैसे, अब I by A देखो, आई बाय ए को हम जे लिख सकते हैं। जे क्या होता है, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है करंट पर यूनिट एरिया। तो आई बाय ए को मैंने क्या लिख दिया, जे। यहाँ पे वी को हम क्या लिख सकते हैं, ई इंटू एल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो जे इज इक्वल टू ई डिवाइड आर ए बाय एल लिख सकते हैं हम, एल नीचे ले आए। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, E divided by RAL by rho. This is rho, resistivity, and reverse of resistivity is conductivity, sigma. तो J is equal to rho sigma. J is equal to rho sigma, ये हमारा ऑप्शन होगा। सॉरी, J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा ऑप्शन होगा। J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। सिग्मा क्या है, यहाँ कंडक्टिविटी है, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, J क्या है, करंट डेंसिटी है। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट हेयर। सो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट हेयर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन.
question. A drift velocity of free electron in a conductor is Vd when current I is flowing in it. So drift velocity कंडक्टर की हमें कितनी दी हुई है, Vd दी हुई है, जब उसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है, I. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें Vd गिवन है, I करंट फ्लो कर रहा है. इफ बोथ द रेडियस ऑफ कंडक्टर एंड करंट आर डबल्ड, अब रेडियस r इसको हमने डबल कर दिया और करंट को हमने डबल कर दिया, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये हमसे पूछा है. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के हमारे पास कौन से फॉर्मूले होते हैं. एक तो हमारे पास फॉर्मूला होता है म्यू इंटू ई, ठीक है. एक हमारे पास फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी. सो यहाँ से वी डी का फॉर्मूला आएगा आई डिवाइड बाय एन ई ए. अब देखो यहाँ पे आर और आई डबल किया है, तो हमारा कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज़ होने वाला है. तो यहाँ से देखो वी डी इज इक्वल टू आई डिवाइड बाय एन ई ए. अगर हम करंट को डबल कर देते हैं, यहाँ पे एरिया को और खोल लो, एरिया क्या हो जाएगा, एन ई, एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर. सो अब हमने करंट को डबल किया है और रेडियस को डबल किया है, तो ऊपर करंट डबल हो जाएगा 2 आएगा, नीचे रेडियस डबल आएगा, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा. तो 2 1/2, यानी कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो पहले के मुकाबले कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी. तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. 1.2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज टू 3 किलोवोल्ट. तो यहाँ पे कैपेसिटेंस हमें कितनी दी हुई है, 1.2 माइक्रोफैरेड. माइक्रो का मीन 10⁻⁻6 फैरेड गिवन है, एंड इज चार्ज टू 3 किलोवोल्ट, यानी कि वोल्टेज दी हुई है हमें 3 इंटू 10⁻³ वोल्ट. ठीक है, किलो का मीनिंग है 10⁻³ वोल्ट. द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर पूछा है कितना होगा. तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर का फॉर्मूला हमारे पास होता है हाफ CV स्क्वायर. ठीक है, तो C एंड V बोथ वैल्यूज वी नो, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे. C की वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻⁻6 एंड 3 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर. सॉल्व करेंगे, इट विल बी 0.6 एंड 6 3 ज़ा 18. सो सॉरी, ये 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, 9 6 ज़ा 54. सो इट विल कम आउट टू बी 5.4 जूल. ठीक है, सो हमारा ऑप्शन देखो यहाँ पे कौन सा हो रहा है, ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट. ऑप्शन ए 5.4 जूल विल बी द करेक्ट ऑप्शन. सो कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं हम, कैपेसिटर को अगर हम चार्ज कर रहे हैं तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी, उसके लिए फॉर्मूला होता है हाफ CV स्क्वायर. सो वही हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करके अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question is, a dielectric slab is inserted between the plates of an isolated charge capacitor, the quantity which will remain same. तो हमने क्या किया है, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दी. ठीक है, ये एक चार्ज कैपेसिटर है, सो इसकी प्लेट्स पे चार्ज होगा, यहाँ प्लस Q यहाँ माइनस Q. तो कौन सी क्वांटिटी सेम रहेगी. अब देखो ये जो कैपेसिटर है, चार्ज कैपेसिटर है, हमने बाहर से इसको बैटरी से कनेक्ट नहीं कर रखा है, तो चार्ज जो है वो इस पर सेम रहेगा. जितना ये चार्ज है उतना ही चार्ज इसके पास रहेगा, जितनी एक बार चार्ज होगी. तो क्या सेम रहेगी, चार्ज सेम रहेगा. तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, चार्ज सेम रहेगा. स्टोर्ड एनर्जी स्टोर्ड सेम नहीं रहेगी. क्यों, क्योंकि वोल्टेज सेम नहीं रहेगी. वोल्टेज V पोटेंशियल डिफरेंस जो इनके बीच में है वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने की वजह से डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाय K. K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है स्लैब का. तो जैसे ही हमने स्लैब इंसर्ट की पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो गया, V/K हो गया.
ठीक है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हुआ है तो एनर्जी जो उसके अंदर स्टोर है वो भी चेंज होगी, क्योंकि एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ CV²। तो V चेंज हुआ है तो एनर्जी स्टोर्ड भी चेंज होगी। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक स्लैब के आने से ये जो इसके अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉन से आपस में प्लेट्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो जाएगा। तो कांस्टेंट क्वांटिटी कौन सी रहने वाली है, चार्ज ऑन द कैपेसिटर विल रिमेन कांस्टेंट। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a condenser instead of air a dielectric medium of dielectric constant K is placed। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था, कंडक्टर की कंडेंसर यानी कि कैपेसिटर को ही बोलते हैं, तो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में एयर की जगह हमने क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दी, ठीक है। उसका कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा K। द कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर, तो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, कैपेसिटी का फॉर्मूला हमारे पास होता है ε0A/d, ठीक है। अगर हम इसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो हमारे पास जो कैपेसिटी आती है मीडियम की, वो क्या होती है, K टाइम्स कैपेसिटी इन एयर, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अगर हमने कुछ इसके बीच में इंसर्ट नहीं किया हुआ है तो C की वैल्यू होती है ε0A/d। और अगर हम मीडियम इंसर्ट कर देते यानी कि कैपेसिटी मीडियम की निकालते तो यहाँ पे K लग जाता है हमारे पास, और K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उस स्लैब का। तो हमारे पास C क्या हो जाएगा, K टाइम्स Ca हो जाएगा। तो इंक्रीजेस K टाइम्स, सो हेयर ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, इट विल इंक्रीज बाय K टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, and last question of the session, when a wire of resistance R is stretched and its radius R becomes R/2, then the new resistance will be 0, 2R, 8R and 16R। तो हमने एक वायर है उसका जिसका रेजिस्टेंस कैपिटल R है, उसको स्ट्रेच किया कि उसका रेडियस जो है वो R/2 हो जाए। पहले क्या था, स्मॉल r था, अब क्या हो गया, R/2 हो गया, ठीक है। तो हमें बताना है कि जो नई रेजिस्टेंस होगी वो क्या होगी। सो अगर हम एक वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं, इट्स वॉल्यूम विल रिमेन सेम, वॉल्यूम तो सेम रहेगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। सो A1L1 विल बी इक्वल टू A2L2। यहाँ से हमारे पास L1/L2 क्या आ गया, A2/A1। अब एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। सो A2 वी विल पुट πr2² एंड A1 πr1²। पाई से पाई कैंसल आउट, R2 क्या हो जाए, अब जो नया रेडियस था वो क्या है, R/2। तो R2 क्या है, R/2 का होल स्क्वायर एंड R1 का R²। सो R² से R² कैंसल आउट हो जाएगा, और ये जो रेशियो आएगी L1/L2 की, इट विल बी 1/4। सो L1/L2 की रेशियो आ गई 1/4, ये हमें आगे यूज़ होगी, इसलिए हमने पहले निकाल ली। हमें पूछा क्या है, रेजिस्टेंस की रेशियो, तो रेजिस्टेंस क्या आएगा, R1/R2। R1/R2, R1 का फॉर्मूला क्या होता है, ρL1/A1, R2 ρL2/A2। रो से रो कैंसल आउट हो जाएगा, रो हमने ρ1 ρ2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि रेजिस्टिविटी है, एक ही वायर की हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, सेम एलिमेंट के लिए। तो L1/A1 इंटू A2/L2 आ जाएगा। नाउ L1/L2 हमने अभी निकाला 1/4 होता है, एंड L1/L2 जो है वही A2/A1 के इक्वल भी होता है, तो वो भी 1/4 होगा। So it will come out to be 1/16. So R1/R2 will come out to be 1/16, and from here R2 will come out to be 16R1। and जो रेजिस्टेंस थी पुरानी वो हमने R लेट की थी, तो जो नई रेजिस्टेंस है वो हमारे पास कितनी आ रही है, 16R। सो हमारे पास यहाँ पे चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन विल बी द correct option। I hope all these questions are clear to you, and this video will be going to help you in your PGT physics exam। If you are new to this channel, please don't forget to like, share the video and subscribe the channel। Thank you and have a nice day।